नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवा में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवा में करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए शिखा जी की कहानी ये कैसा प्यार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी ये कैसा प्यार। निर्मला चाय का कप हाथ में लिए खिड़की के पास खड़ी आसमान में सुबह की लाली को निहारते हुए पुराने दिनों में खो गई थी। इस एक महीने में वे यही कर रही है। अपने इस मैके घर के हर कोने में कितनी यादें बसी हैं। उन्हीं यादों में बार बार डूब जाती है। भाभी, भैया, कृति से वे अपने बचपन की बातें करती रही है। अम्मा और बाबूजी का नाम बार बार जुबान पर आता है और आंखें भीग जाती, पर वे उन्हें छलकने से रोक लेती थी। वे सब भी समझते हुए बिना जाहिर किए उसके साथ बातों में डूब जाते थे। उसने एक दिन भी रंजीत का जिक्र नहीं किया। उन सभी ने भी ये सोचकर नहीं किया कि उसका दर्द ताजा है, पर उसके बचपन में भी तो रंजीत मौजूद था। इसी खिड़की से वे रंजीत को आता देखती थी। तुरंत दुपट्टा गले में डाल किताबें उठा नीचे दौड़ पड़ती थी। अम्मा का कहना था कि जवान लड़का पढ़ाएगा तो नीचे ड्राइंग रूम में हमारे बीच में बैठकर पढ़ाई होगी। भैया ने कहा भी, रंजीत मेरे बचपन का दोस्त है, आप भी उसे जानती हो। स्वभाव का थोड़ा टेढ़ा है पर शरीफ है। बैंक में ऑफिसर, पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा है। मेरे बहुत कहने पर ही मैं निम्मो को पढ़ाने के लिए तैयार हुआ है। गुस्सा उसकी नाक पर रहता है। हमारी बात सुनी निम्मो उसके सामने मुंह नहीं खोल पाएगी। अम्मा फिर भी बोली थी, अभी तक तो तुम पढ़ाते रहे थे, तब भी तो वह पढ़ लेती थी, नंबर भी अच्छे आते थे। इसी साल इसी 11वीं का बोर्ड और तुम्हें अपनी नई बीवी के साथ सैर सपाटे से फुर्सत नहीं है। बड़े भैया से 10 वर्ष और छोटे भैया से 7 वर्ष छोटी निर्मला सबकी लाडली थी। बाबूजी तो उस पर निहाल ही रहते थे। जो भी थोड़ी बहुत सख्ती करती थी वे अम्मा ही करती थी, पर बाबूजी की मृत्यु के बाद वह भी थोड़ी ढीली हो गई थी। निर्मला भी बाबूजी के बाद मन में उदासी छुपाकर सबको खुश रखने की कोशिश करती। उसका खुश दिल और हंसमुख स्वभाव सबके दिल को खिला खिला रखता था। बाबूजी की जिद्दी बेटी अब माँ की हर बात मानती थी। जब भी पढ़ाई से समय मिलता अम्मा उसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सिखाती थी। घर को सजाने का तो उसे बचपन से शौक था। वे अपने घर को खूब मन से सजाती थी, पर वे पढ़ना भी बहुत चाहती थी। वह एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने देखा करती थी, लेकिन उसकी किशोरावस्था का नासमझ दिल उसके सभी सपने उड़ा ले गया था। बड़े भैया की शादी में मिली थी वह रंजीत से। देखते दिल धड़क उठा था। वे 16 साल की उम्र ही ऐसी थी जिसे सपने देखने लगी थी। वे आजकल वैसे ही राजकुमार उसके सामने था। सच ही रंजीत के सामने उसकी जुबान बंद ही रहती थी। इन 43 सालों में भी वे कहाँ कह पाती थी उससे अपने मन की बात। पता नहीं ये डर था या प्रेम अथवा उसके प्रति सम्मान था। वे जानती थी कि रंजीत उससे बहुत प्रेम करता है, जैसे वे उससे प्रेम करती थी। कि प्रेम ही उनके रिश्ते की मजबूत डोर थी। अम्मा कितना गुस्सा हुई थी। भैया ने कहा कि रंजीत ने मेरी मासूम बहन को बहकाया है। छोटे भैया ने समझाया, अभी तो बहुत छोटी है, भूल गई अपने सपनों को। कितनी पढ़ाई करना चाहती थी तू? भाभी बोली, ये प्रेम नहीं आकर्षण है, और मुझे तो तुम्हारे इस प्रेम में भय भी दिख रहा है। सब जानते हैं रंजीत का स्वभाव। उसकी जिद के सामने सब हार गए थे, और शादी तो धूमधाम से ही की थी। ऐसी जिद्दी नाजो नखरों से पली निर्मला अपने प्रेमी पति के सामने बिल्कुल गई ही थी। बड़े भैया और रंजीत की मित्रता भी खत्म हुई, और इस नई रिश्तेदारी ने ऐसी खटास पैदा की कि इन 43 सालों में अपने मायके 1 या 2 बार ही निर्मला आ पाई थी। दोनों भैया ने निर्मला के लिए बहुत झुकने की कोशिश की थी, पर रंजीत की अकड़ कमी नहीं हुई थी। रंजीत की मृत्यु को 3 महीने हो गए हैं। भैया भाभी ने कभी से छोड़ा नहीं था। उसके हाल लेते रहते थे। दोनों भाई रंजीत के व्यवहार को अनदेखा कर उससे मिलने भी आते थे। रंजीत के जाने के बाद भी वह दोनों उससे आग्रह करते रहे कि अब तो वह
अपने मैके चले। उसके दोनों बेटों ने भी बहुत समझाया था, आप मामा के साथ समय बिताओगी तो आपका मन बदलेगा। पर रंजीत के बाद 2 महीने तक तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कैसे वे उसके बिना रह पाएगी। शादी के बाद शायद ही कभी रंजीत के बिना एक दिन भी रही थी। कहीं जाने का, किसी से मिलने का मन नहीं था। पर उस दिन भाभी जब मिलने आई तो उसके लिए कढ़ी बनाकर लाई थी। एक और मुंह में डालते ही जैसे इतने वर्षों का स्वाद ही नहीं, अभी तो अम्मा बाबूजी भी सामने थे। और उस दिन जो आंसुओं का बांध टूटा था, फिर रंजीत के लिए नहीं था, वे 43 वर्ष पुराना था, जिसमें न जाने क्या और कितना कुछ बह रहा था। 1 महीना भाभी से कितनी बातें हुई। भाभी जानना चाहती थी कि कैसे बीते उसके 43 वर्ष, निर्मला कैसे शुरू करे इन 43 वर्षों का जीवन वृत्तांत। रंजीत कठोर अवश्य थे, पर हिंसक नहीं थे, जो भाभी जानना चाहती थी। उन्होंने उसे जीवन का सभी सुख सुविधाएं दी थी, बिना कहे उसे हर रोज चीज मिलती थी। हल्की से सर्दी जुकाम में भी उसकी पूरी तीमारदारी करती थी। ये भी सच है कि वे प्रेमी थे, पर दीवाने नहीं थे। घर में उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, और न जाने क्यों निर्मला ने भी कभी उनका विरोध नहीं किया था। उसे उनकी बुद्धि पर इतना विश्वास था कि वे जो भी कहते करते हैं उसी में सबकी खुशी है। इसीलिए उसे कभी नहीं लगा कि उसे रंजीत से डर लगता था। जैसा भाभी कहती थी, वह तो उससे प्रेम करती थी, उसका सम्मान करती थी। पूर्णतः वे रंजीत के रंग में रंगी थी। भाभी ने पूछा, और क्या मैके आने का मन नहीं करता था? शुरू में बहुत करता था, फिर आदत हो गई थी। आदत बहुत बुरी चीज होती है। फिर ये जीवन चक्र ऐसा उलझाता है कि बस समय बीतता जाता है, पता ही नहीं लगता है। आरंभ में ही रंजीत ने अपना स्थानांतरण बंगलौर करा लिया था। इस दूरी से बहुत कुछ छूट गया था। निर्मला ये सब बताते हुए शायद अपने जीवन को समझ रही थी। अपने 60वें जन्मदिन भैया भाभी के साथ मनाकर एक नई खुशी के साथ वे वापस लौटी थी। गाड़ी से उतरते ही सामने वाली रमा दीदी दिख गई। बोली, अच्छा वो भैया के घर आई, चेहरे पर कितनी रौनक आ गई है। वे थोड़ी देर उनसे बातें करती रही थी। उसको हंसता मुस्कुराता देख दीदी बोली, ऐसे ही खुश रहा करो। घर में घुसते ही सभी पोते पोती उसे लिपट गए। वह भी अपने कुनबे के बीच अनोखी खुशी के एहसास से भरी थी। तभी बड़ी बहू निशा बोली, माँ आप इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। ये बादामी रंग आप पर बहुत खिल रहा है। आपने पहले ये रंग कभी नहीं पहना ना? बेटी विशाखा उसे गले में हाथ डाले बोली, हमारी गोरी गोरी माँ को पापा बस लाल हरे रंग पहनाते थे। छोटी बहू गरिमा बोली, माँ क्या आप उन रंगों से कभी बोर नहीं हुए? अरे बोर कैसे, तेरे पापा की पसंद बहुत अच्छी थी, हर त्योहार पर नई साड़ी मिलती थी। हंसते हुए निर्मला बोली। अपने कमरे में आकर शीशे के सामने खड़ी हुई तो स्वयं अपने को देख हैरान थी। आज शीशे में एक लंबे समय बाद वे अपने को देख रही थी। इससे पहले वे जिसे देखती थी वह तो रंजीत की ही परछाई होती थी। ये सब क्या? वे सोच रही थी, वे जो कुंवारी थी तब आईना उससे उसको मिलाता था, और आज एक लंबे समय बाद वे अपने से मिल रही है। कितनी बदल गई है। फिर सोचा कि ये बदलाव एक सुहागन से एक विधवा के रूप का है। अब समाज में बदलाव आ गया है, इसलिए पहनावे और रहन सहन में कोई अंतर नहीं है। फिर भी बड़ी बिंदी की जगह छोटी बिंदी लगाई है। रंजीत को बड़ी बिंदी पसंद थी और रंजीत उसकी जिंदगी से गए हैं, पर उनका प्यार और उनकी सोच हमेशा उसके साथ रहेंगे। ये सोचते हुए उसकी आंखों में पानी भर आया था। निर्मला को अपने में आए बदलाव पता नहीं लग रहे थे, पर बाकी सब महसूस कर रहे थे। उसकी निश्चिंतता, उसकी बेखौफ बेपरवाही। बच्चे कैरम खेल रहे थे, वह भी उनके बीच खेलने बैठ गई। बच्चों के साथ उसकी हंसी की आवाज से अचंभित बेटे बहू उसमें आए परिवर्तन को देख रहे थे और उसके लिए खुश थे। विशाखा सोच रही थी, मेरी माँ हंसते हुए कितनी सुंदर दिखती हैं। उसने सोचा माँ से कहे कि उनका ये बिंदास रूप बहुत सुंदर है, पर रुक गई, कहीं वे सचेत न हो जाए और फिर अपनी खोल में घुस जाए। जैसे उन्हें नहीं पता कि उनका पापा से प्रेम भय मिश्रित था, वैसे उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व निर्भीक होता जा रहा है। उस शाम माली आया तो बड़े बेटे पुलकित के साथ वे भी बाहर आए और माली से बोली, क्या सफेद गुलाब ला दोगे? और कहती उसने कुछ झिझक के साथ पुलकित की ओर देखा। पुलकित बोला, माँ आपका जो मन है वो पौधा अपने बगीचे में लगवा लो, आपका ही बगीचा है। माली बोला, मैडम
पौधों के लिए खाद भी लाया था, आप डालेंगे या मैं डाल दूं? निर्मला का मन बगीचे में बहुत लगता है, अपने हाथ से कटाई छटाई करती है, पर पौधे वही लगाते थे जो रंजीत चाहता था। बगीचा ही नहीं, वे घर का हर कोना कोना साफ और सुंदर अपनी इच्छा अनुसार देखना चाहता था, जिसके लिए निर्मला बहुत मेहनत करती थी। कहीं उसके मन जैसा ना हो तो वे कहता कुछ नहीं, अपितु क्रुद्ध भाव लिए अपने हाथ से साफ करने लगता था। कई बार वे साज सज्जा में कुछ बदलाव करती तो वह तुरंत फिर अपनी इच्छा अनुसार ठीक कर देता था। निर्मला कहती भी कि मैंने जैसा करा वह भी तो अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रहने दे। उसका जवाब होता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम्हें तो अपने मन का करना है। बिना कुछ कहे भी उसका गुस्सा झलकता रहता था। ऐसा नहीं कि वह उसके गुस्से से डरती थी, पर वह रंजीत को परेशान देख नहीं सकती थी, इसलिए स्वयं रंजीत के मन का कर देती थी और रंजीत को खुश देख वह भी प्रसन्न होती थी। फिर यह एहसास भी नहीं होता था कि कभी उसने अपना मन मारा है। सच तो यही था कि वह न केवल उसे प्रेम करती थी, अपितु उसकी दीवानी थी। दूसरे कहते कि वह रंजीत से डरती है, पर वास्तविकता में यह उसकी श्रद्धा थी। दोनों बेटे शहर से बाहर रहते थे, पुलकित चंडीगढ़ और छोटा बेटा सुमित अहमदाबाद। आजकल लंबी छुट्टियां लेकर आए थे, अब जाने की तैयारी थी। पुलकित बोला, माँ रिजर्वेशन करानी है, आपके लिए कौन सा दिन ठीक रहेगा? निर्मला हतप्रभ सी बोली, मुझे कहाँ जाना है? माँ इतने दिन से कोई ना कोई आपके पास आकर रह रहा है, पर अब हमारा रुकना मुश्किल है। हम यहाँ आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, आप हमारे साथ चलो, बच्चों के साथ आपका मन लगा रहेगा। निर्मला ने सबको देखा, फिर धीरे से बोली, मुझे कुछ समय अपने साथ रहना है, अपने को समझना है। सबने हैरानी से एक दूसरे को देखा, लेकिन उसके बच्चे थे, उससे ज्यादा उसे समझते थे। बोले, ठीक है, पर अकेली? निर्मला बोली, सोचती हूँ कि आगे के दोनों कमरे किराए पर दे दूं। विशाखा उसके दोनों हाथ पकड़कर बोली, जैसी माँ की इच्छा, फिर मैं तो पास ही रहती हूँ। निर्मला ने दोनों बेटों को चिंतित चेहरे को देखा और कहा, बाद में तुम्हारे पास ही आकर रहूंगी। दोनों बोले, कोई बात नहीं, जैसा आपका मन। निर्मला स्वयं अपने फैसले पर हैरान थी। पहले उसने ऐसा कुछ विचार नहीं किया था, आज पहली बार उसे स्वतंत्र रूप से अपने लिए फैसला लिया था। अगले 10 दिन बच्चों के लिए अचार, मुरब्बे और मठरी लड्डू बनाने में बीत गए थे। इन सब कामों के बीच गपशप भी चलती रही थी। बातों में ज्यादा रंजीत का जिक्र होता था। अब सिर्फ दुख के साथ ही नहीं, मुस्कुराते हुए भी उसे याद करते थे। बच्चे अपने पापा को और पोते पोती अपने दादाजी को याद करते थे। निर्मला को सहज देख वे सब खुलकर रंजीत का नाम लेते थे। निर्मला को खुशी हुई कि इस बार पुलकित अपने पिता की आलोचना नहीं कर रहा था, अपितु वे अपने बच्चों के सामने अपने पिता से सीखी शिक्षाओं का बखान कर रहा था। उनका दिया ज्ञान, अनुशासन, ऊंचे नैतिक मूल्य, इन तीनों के जीवन में बहुत मूल्यवान प्रमाणित हुए हैं। निर्मला का मन ये देख संतुष्ट हुआ कि तीनों बच्चों के मन से अपने पिता के लिए गीले शिकवे समाप्त हो गए हैं। अन्यथा पुलकित ने पिता के अड़िया स्वभाव के कारण ही चंडीगढ़ पोस्टिंग ली थी। दोनों बेटों के जाने के बाद विशाखा 2 दिन उसके पास ही रही। फिर निर्मला ने उसे अपना घर संभालने की सलाह दी। विशाखा और उसके पति दोनों डॉक्टर हैं, नातिन अभी छोटा है। निर्मला जानती है कि वह कभी अकेली नहीं रही है, उसे इसकी आदत डालनी है। रंजीत कहीं भी बाहर जाते उसे साथ लेकर जाते थे, सब्जी लानी हो या अन्य सामान, अथवा सुबह शाम की सैर हो, निर्मला को साथ जाना ही पड़ता था। बेशक सामान रंजीत की पसंद का होता था, पर उसे निर्मला का साथ अच्छा लगता था। पहले भी हमेशा उससे अपने ऑफिस की बातें करता था। अपने अहंकारी और हट्टी स्वभाव के कारण उसे ऑफिस में परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। उसके स्वभाव ने उसके मित्रों और रिश्तेदारों को उसे दूर रखा था, पर रिटायरमेंट के बाद इन 10 वर्षों में उसमें बहुत परिवर्तन आया था और निर्मला की दिनचर्या तो और भी अधिक उसके चारों ओर बन गई थी। जब वह ऑफिस जाता था तब वे फिर भी अपने मन का कुछ जीती थी। बंगलौर में वे कभी कभी पड़ोस में चली जाती थी या पड़ोस में ही आ जाती थी। विशाखा के होने के बाद बेटी की जरूरतों और खुशी के लिए उसने अपने को सजग और चुस्त बना लिया था। रिटायरमेंट के बाद वे अपने शहर वापस लौटे थे। तीनों बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। अकेलापन निर्मला को नहीं, रंजीत को अधिक महसूस होता था, इसीलिए निर्मला उसके साथ बनी रहती थी। रंजीत ही अधिक बोलता था, निर्मला तो सिर्फ श्रोता ही थी।
अब ऑफिस की नहीं, उसके बचपन की, स्कूल कॉलेज की बातें वे पूरे चाव से सुनती थी। कभी वह उसे पास बिठाकर अखबार भी पढ़कर सुनाता था। पिछले 3 वर्षों में वह अधिक बीमार रहने लगा था। एक दिन वह अचानक बोला, निर्मला, तुम सिर्फ सुनती हो, बोलती नहीं हो। तुम भी अपने जीवन का कुछ बताओ। निर्मला हैरान, समझ नहीं सकी क्या कहे। उसका बचपन भी तो यहीं बीता था और उससे पहले का जीवन कैसे याद करे। उसने सोचा, रंजीत सिर्फ मुझे सुनना चाहता है। उसने उसे अपने तीनों बच्चों के बचपन को सुनाना शुरू किया, जिसे सुनाते हुए वह भी खुश होती और रंजीत भी हैरानी और मजे लेकर सुनता था। और यही तो था उसका जीवन, रंजीत और बच्चे। उसने बच्चों के जाने से पहले ये घर की व्यवस्था अपनी सुविधा अनुसार करा ली थी। वह नहीं चाहती थी, पर बच्चे काम वाली बाई रख गए थे। बोले, पूरा जीवन पापा के कारण सारे काम अकेले करते रही हो, अब कुछ आराम करो। रंजीत काम वाली बाई को देखकर ही चिढ़ जाता था। जब कभी भी बीमार होती तब वे निर्मला को तो पूरा आराम देता और स्वयं बच्चों के साथ घर का काम संभालता। पर इस समय बच्चों की बहुत आफत आती थी। विशेष रूप से विशाखा तो फंसी जाती थी, क्योंकि वे लड़की थी। ये सब देख निर्मला थोड़ी तबीयत संभलते ही घर की बागडोर अपने हाथ में ले लेती थी। ये सब सोचते हुए निर्मला को दुख नहीं हो रहा था, ना उसे लग रहा था कि उसने कुछ सहा था। अभी तो ये सभी पुरानी बातें उसके चेहरे पर मुस्कान ला रहे थे। जहां उसकी पूरी कोशिश रहती कि रंजीत के अकेलेपन के साथी बनी रहे, वहीं दूसरी ओर उम्र की थकान उसकी और भी बढ़ने लगी थी। विशेष रूप से ये अंतिम 3 वर्ष। रंजीत तो हमेशा से ही उस पर निर्भर था। अब तो वे अपने को बहुत ही असहाय महसूस करता था। इन सबसे निर्मला भी चिड़चिड़ी हो जाती थी। उसे दिखने लगता था कि अब अधिक दिन का साथ नहीं रहा है। भविष्य की कल्पना भी नहीं करना चाहती थी, पर फिर भी उसकी खिंचाहट निकल ही आती थी। रंजीत उसे खींचता देख हैरान रह जाता था। जहाँ रिटायरमेंट के शुरू साल निर्मला ने बहुत धीरज के साथ तालमेल से बिताए थे, वहीं अब धीरज टूटने लगा था। अक्सर वो पुरानी बातें करते करते रंजीत के स्वभाव और व्यवहार को दोष देने लगती थी। जो निर्मला कभी रंजीत के सामने बोल नहीं पाती थी, वह निर्मला बच्चों के दूर जाने के लिए भी रंजीत को जिम्मेदार ठहराती थी। तब एक दिन रंजीत बोला था, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे साथ इतनी दुखी थी। मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए तुम पर अपना अधिकार समझता था। मैं सोचता था कि एक तुम ही हो, मुझे मेरे विचारों और स्वभाव को समझती हो, पर मैं गलत था। उस दिन रंजीत बहुत दुखी हुआ था। निर्मला को भी एहसास हुआ कि वह इतना कैसे बोल गई थी। आज भी सोचती है कि जब शांति और धीरज के साथ इतने वर्ष बिताए थे तो क्यों कड़वी हुई। जहां वे रंजीत को बिल्कुल दुखी नहीं देख सकती थी, कैसे वे उसे इतना दुख दे पाई थी। एक दिन विशाखा को उसने अपने मन के इस संताप और पछतावे को बताया था। विशाखा बोली, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप उनसे बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए हमेशा उनके विषय में सोचा। आपने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं था, पर आपका अवचेतन मन तो क्लेश में था। इसलिए जब आपने महसूस किया कि अब आप अकेली रह जाएंगी, तब आपकी असुरक्षा के भय ने आपके अवचेतन मन के क्लेश को बाहर निकाल दिया था। कुछ गलत नहीं हुआ, सिर्फ इतना है कि ये बहुत पहले होना चाहिए था। निर्मला सोचती ही बोली, पहले कभी लगा नहीं कि मैं उनके मन का करके गलत कर रही हूँ। वे जैसे थे उसी रूप में उन्हें स्वीकार करके खुश थी, और आज भी नहीं लगता कि कुछ गलत किया था। फिर मैं जानती थी कि वे समझ नहीं पाएंगे, उनकी समझ इस तरह देख ही नहीं सकती थी। अब भी मैंने जो भी कहा बेशक कड़वाहट से कहा, पर वे कहाँ मेरी चिड़चिड़ाहट व कष्ट समझ सके थे। उन्होंने तो इसका अर्थ यही निकाला था कि मैंने उनसे कभी प्रेम ही नहीं किया था। अभी तो मैं बेमन से उनके साथ रही थी। मुझे लगा कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने स्वयं अपने प्रेम को नीचे गिरा दिया। इतने वर्षों की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया था। मैंने इतने वर्ष खुशी खुशी और बहुत सहजता से बिताए थे। मुझे उनका साथ पसंद था। तू पता नहीं कैसे कह सकती है ये अवचेतन मन। मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे हृदय ने उन्हें चाहा था। उनके स्वभाव, उनका गुस्सा, उनकी मनमानी, सबको गहराई से समझा था और उनके अनुसार अपने को ढाला था। विशाखा ने माँ के दुख को समझा और कहा, उन्होंने बेशक आपका दुख ना समझा हो, पर आपके प्रेम को समझा था। और ये सच है कि वे आपको बहुत प्रेम करते थे, पर अपने से ज्यादा नहीं करते थे, और आपने सिर्फ उनसे प्रेम किया। पुरानी फिल्मी नायिकाओं की तरह उन्हें आराध्य मान लिया था। काश आपने अपने से भी प्रेम किया होता,
तब ये बातें जो आपने उनसे इस समय की थी वो बहुत पहले हो जाती और वे मुश्किल से समझती या नहीं समझती, पर आपके मन को अवश्य आजादी मिलती। निर्मला बाद में भी विश्लेषण करती रही कि क्या अपने को रंजीत के अनुसार ढालकर गलती करी थी। अपनी इच्छाओं को अनदेखा करना गलत था। रंजीत के साथ वह भी जिद्दी और अड़ियल बन जाती तो घर युद्ध का मैदान बन जाता। फिर सच है कि उसे रंजीत के मन को करके खुशी मिलती थी, अपने मन पर कभी ध्यान ही नहीं गया। क्यों? क्या वाकई एक अवचेतन मन होता है? क्या जिस बात पर हमारा ध्यान नहीं जाता वह बात वहां जमा हो जाती है? उसे याद आया कि कई बार वह रंजीत के साथ कपड़ों की खरीदारी पर जाती थी, तब वह अपनी पसंद के कपड़ों को देखती थी। खरीदने का मन भी होता था, खरीदती रंजीत की पसंद का। तो क्या इस तरह जब जब वे अपने मन का अनदेखा करती थी वे सब अवचेतन मन में जाता था? अब निर्मला के पास बहुत समय होता था। वे पड़ोस में जाने लगी। सुबह शाम पार्क जाने पर उसकी कई सहेलियां बन गई थी। उनके साथ वे बाजार जाती। वह वे सब मिलकर पिक्चरें घूमने भी जाते थे। इससे भी अधिक अच्छा लगा था जब वे पास की लाइब्रेरी की सदस्य बनी और किताबें पढ़ना शुरू किया था। पर उसके जीवन में एक अन्य परिवर्तन आया जब उसकी काम वाली बाई अनीता ने कहा वे अपनी बेटी को सिलाई सिखाना चाहती है, लेकिन उसका बाप उसे घर से ज्यादा दूर भेजना नहीं चाहता और सरकारी सिलाई केंद्र घर से बहुत दूर है। उसने बताया कि 10वीं के बाद उसकी पढ़ाई भी बंद करा दी है। निर्मला ने अनीता की बेटी सुमन को सिलाई सिखाने का निश्चय किया और साथ ही उसकी 12वीं का फॉर्म भी भर दिया। धीरे धीरे उसके पास सुमन की तरह अन्य छात्राएं भी आने लगी थी। निर्मला इन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाती, वह पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी, वह यथा योग्य उनकी सहायता भी करती थी। निर्मला स्वयं अनुभव कर रही थी कि उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। उसके व्यक्तित्व में आए निखार से खुश होकर विशाखा ने फिर ये सवाल किया, ये सब इससे पहले क्यों नहीं किया? निर्मला बोली, पहले समय नहीं था और अब भी इत्तेफाक से मौके मिलते गए। तू भी कैसा प्रश्न करती है? फिर रंजीत के सामने संभव नहीं था, तुझे पता है ना। अपने घर के लिए भी मैं कुछ सिलाई बुनाई उसके सामने नहीं कर सकती थी। वे जानता था मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, वह बहुत अच्छा करती हूँ। तब भी याद है मुझे, पर स्वेटर आपके हाथ के बुने पहनते थे, लेकिन ऊन सिलाई इधर उधर रखी देख गुस्सा करते थे। विशाखा मुस्कुराकर बोली, फिर बता, क्या मैं सोच सकती थी? वे तो चाहते थे कि मैं सिर्फ उनके काम करूं और उनकी बातें सुनूं। फिर घर के कितने काम, समय ही कहां था। निर्मला अतीत को याद करते हुए बोली। विशाखा ने एक और तर्क रखा कि ये सच है कि पापा एक कठिन व्यक्ति थे, पर आपने भी तो अपने लिए नहीं सोचा, कभी अपनी बात उनके सामने नहीं रखी थी। हमें अपने लिए भी सोचना चाहिए और आप ऐसा कर सकती थी। याद है जब भैया विज्ञान नहीं पढ़ना चाहते थे तब वे कॉमर्स में पढ़ाई आप ही कारण कर सके थे और मैं भी डॉक्टर आप ही कारण बन सकी हूँ। आपने ही हमें अपनी बात पापा से कहने का हौसला दिया था, साथ दृढ़ता से हमारे साथ उनके सामने डटी थी कि हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। निर्मला ये बात सुनकर धीरे से मुस्कुराई और बोली, हाँ, उनकी सोच ऐसी थी कि वे चाहते थे कि उनके बेटे डॉक्टर या इंजीनियर बने, इसलिए पुलकित को मेडिकल साइंस दिलाई थी। पुलकित बहुत निराश व दुखी था। मुझसे बोला, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। तब पहली बार मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों के लिए हिम्मत करनी होगी। मैं पहले उसके स्कूल गई, उसके प्रिंसिपल व अध्यापकों से बात करी। वो ये भी कहा कि पुलकित के पापा को भी समझाना होगा। प्रिंसिपल व अध्यापकों से मिलने के बाद ही उन्हें समझ आया था, पर मुझ पर बहुत नाराज हुए कि मैं बच्चों को सिर पर चढ़ा कर रखती हूँ। सुमित की विज्ञान में रुचि थी, इसलिए कठिनाई नहीं आई, पर तू डॉक्टर बनना चाहती थी। शुरू से पढ़ाई में बहुत होशियार थी और रंजीत की वही पुरानी सोच कि लड़कियों पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए। लेकिन मैंने तुझसे कहा कि तू उनसे बात कर, साथ में भी तेरे साथ अड़ी थी। वह उन्हें लड़के लड़की में भेद करने के लिए खूब खरी खोटी भी सुनाई थी। आज तो सोचकर भी हंसी आती है। तेरे लिए तो मैं भिड़ने के लिए तैयार रहती थी। निर्मला बच्चों के लिए भी बहुत तो नहीं पर ज्यादा जरूरी होता था हमेशा रंजीत से बात करती थी। ये भी तो आसान नहीं होता था। जब वे देखता कि उसके चुप गुस्से का किसी पर कोई प्रभाव नहीं रहा, वे बच्चों की इच्छा के लिए अड़ती व बहस करती, तो उसे सहन नहीं होता। उसका क्रोध बढ़ता जाता, वह खूब शोर मचाता। ये बात और है कि कभी किसी पर हाथ नहीं उठाता,
लेकिन आज निर्मला मानती है कि उसका चीखना, चिल्लाना, उठा पटक किसी आतंक से कम नहीं होता था। उसकी अनिच्छा की किसी भी बात पर वे शांति से चर्चा करना पसंद नहीं करता था। ऐसे समय वे निर्मला पर आरोप लगाता कि वे बच्चों के माध्यम से अपनी मनमानी करना चाहती है। उसे बुरा लगता कि निर्मला का डर खत्म हो रहा है। वह चाहता कि घर के सभी सदस्य उससे डरे, पर उसे अंदर ही डर था कि उसके बेटे बड़े होकर उस पर हावी हो जाएंगे। तब वे अपना गुस्सा दिखाने के लिए और सामान की पटका पटकी करता था। ये कमाल था कि बिना किसी की शारीरिक चोट पहुंचाए वे सबको मानसिक रूप से आतंकित रखता था। वह नहीं चाहती थी कि बच्चे डरपोक बने, इसीलिए वह उन्हें अपने मन की करने की छूट देती। उसकी पूरी कोशिश रही कि बच्चे अपने मन का जीवन चुनें और जिएं। इसी कोशिश में उसने पुलकित को बीकॉम श्रीराम कॉलेज दिल्ली से करने के लिए प्रोत्साहित किया था। चूंकि बैंक की नौकरी के कारण अक्सर तबादला होता रहता था और उस समय भी यह स्थिति आ गई थी। रंजीत का स्थानांतरण लखनऊ शहर में हुआ था, अतः पुलकित को वह खुशी खुशी दिल्ली भेजने को तैयार हो गया था। पुलकित के नंबर भी अच्छे आए थे, उसे एडमिशन आसानी से मिल गया था। उसके बाद पुलकित कभी पिता के साथ रहने को तैयार नहीं हुआ था। छुट्टियों में भी सिर्फ निर्मला और भाई बहनों के कारण आता था। सीए बनने में उसे रंजीत से सहायता अवश्य मिली और रंजीत भी उसकी उन्नति से खुश था, पर बचपन की गांठें वे खोल नहीं सका था। पुलकित ने शादी भी अपनी इच्छा से दूसरी जाति में की थी। पिता पुत्र के बीच स्वाभाविक संवाद बन ही नहीं पाया था। सुमित अपने पिता के अनुसार अपने को ढाल लेता था, या फिर बड़े पुत्र से दूरी के कारण छोटे पुत्र के साथ रंजीत कुछ नर्म भी था। मगर निर्मला को ये बह रहता कि पिता की इच्छा पूरी करने में कहीं सुमित अपना मन कभी खोल ही ना पाए। जब सुमित को आईटी इंजीनियरिंग बेंगलोर में एडमिशन मिला तो सब खुश थे और निर्मला राहत महसूस कर रही थी कि अब सुमित का स्वतंत्र व्यक्तित्व निखरेगा। सुमित ने विवाह भी अपनी स्वयं जाति में किया था। सुमित से ही रंजीत की बातचीत होती थी। विशाखा सबसे छोटी वो लड़की होने के कारण निर्मला के साथ ही लगी रहती थी। रंजीत के मन में उसके लिए लाड़ तो था, पर वो दुलारी नहीं थी, जैसे निर्मला अपने पिता की दुलारी भी थी। रंजीत के मन में एक अनजाना भय भी था कि विशाखा भी कहीं निर्मला की तरह छोटी आयु में ही, इसलिए वह उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वह सख्ती से पेश आता था। जब निर्मला को रंजीत के इन विचारों का ज्ञान हुआ तब पहली बार उसका दिल टूटा था। उसने रंजीत के सख्त व्यवहार और पुरातन विचारों को स्वीकार किया था, या यूं भी कहा जा सकता है कि उसने रंजीत के गुणों से नहीं अवगुणों से भी प्रेम किया था। पर रंजीत के इस विचार से उसका दिल ही टूट गया था। उसने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया था। अंतिम वर्षों में जब वह रंजीत से खुलकर कड़वा बोलने लगी थी तब उसे रंजीत को धिक्कारा था कि प्रेम तो दोनों ने किया था, तो मुझे ही दोष किस लिए? विवाह की जल्दी रंजीत को थी, वह तो बहुत छोटी थी। रंजीत के प्रभाव से आसक्त उसकी इच्छा को ही अपना धर्म मानती गई थी। हालांकि निर्मला के मन में भय था कि वह नाजुक उम्र उसकी बेटी के विकास को, उसके सपनों को अवरुद्ध न कर दे, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसके लिए वह उस पर सख्ती करती या अविश्वास करती थी, अपितु वह उसकी मित्र बनी। वह उसे दुनिया की ऊंच नीच समझाती और उसने उसे अपना संपूर्ण जीवन खुलकर बताया, पर अपने प्रेम को कभी गलत नहीं कहा। फिर भी अपने व्यक्तित्व के विकास को अवरुद्धता अवश्य दर्शाई थी। यही कारण है कि विशाखा उसे अच्छी तरह समझती है। निर्मला चाहती थी कि विशाखा अपने जीवन के फैसले स्वतंत्र रूप से लेने के योग्य बने। विशाखा शुरू से मेडिकल में जाना चाहती थी, इसलिए निर्मला ने उसे प्रोत्साहित किया। जब वह भी पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल चली गई तब निर्मला बहुत अकेली हो गई थी। बच्चों को तो उनके स्वतंत्र विकास के लिए उसने उन्हें दूर भेज दिया था, पर वह स्वयं, तब भी उसका मन, इच्छा, दायरा रंजीत के अनुसार ही बंधा रहा। इसी प्रेम बंधन को उसने अपना धर्म समझकर खुशी खुशी निभाया था। लेकिन ये विशाखा किस अवचेतन मन की बात करती है, जबकि उसने अपना जीवन रंजीत के साथ बिना किसी कष्ट को महसूस किए जीवन गति को स्वीकार करते हुए आनंद के साथ जिया है। क्या वाकई कोई अवचेतन मन है जो कुंठाएं अपने में ग्रहण करता जाता है? निर्मला अपने 43 साल के जीवन को सोचना नहीं चाहती है। वे जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। वे आज को भरपूर जीना चाहती है, पर फिर भी वे अपनी आय परिवर्तनों को स्वयं महसूस कर रही है। अब वे कोई भी कार्य करती है, छोटा या बड़ा, अपने लिए या दूसरों के लिए, ये ध्यान में नहीं होता कि कोई रोकेगा, टोकेगा या टीका टिप्पणी करेगा। अब वे कोई भी काम किसी को खुश करने या किसी और की खुशी के लिए नहीं करती है। अब कुछ भी करना या न करना
उसकी अपने मन की बात हो गई है। अब तो वह हंसती भी स्वयं के लिए है, यहाँ तक कि वह उदासी के पल भी भरपूर जीती है। वह हैरान है कि वह वाकई अपने को स्वतंत्र महसूस करती है। लेकिन फिर वह विशाखा की बात पर विचार करती कि क्या वह पहले भी इस स्वतंत्रता को पा सकती थी। लेकिन उसे तो इस आजादी का एहसास ही नहीं था। इस आजादी से मिली खुशी की, उससे मिली बेखौफ सांसों की उसे अनुभूति ही नहीं थी। पर पूर्णतः ये सच नहीं है। शायद कहीं कुछ खुलकर जीने की चाह ही थी कि जब तीनों बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए शहर के बाहर थे, तब एक बार रंजीत के ऑफिस जाने के बाद वे अकेली घर से बाहर गई थी। और तब रंजीत की पोस्टिंग मुंबई में थी। मुंबई घूमने की चाह में वे घर से बाहर नहीं निकली थी। उसने शहर को जानने के लिए नहीं, अपितु अपने को कुछ देर आजाद करने के लिए उसने अपने कदम बाहर बढ़ाए थे। आज याद करती है तो अपने पर हंसी आती है कि कैसे उसे लग रहा था कि आसपास चलते लोग उसे ही देख रहे हैं। फिर बस पर चढ़ी। बहुत घबराते हुए कंडक्टर से टिकट लिया था, पर बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए 2 स्टॉप के बाद उतर गई थी। उसे इस बात का डर नहीं था कि वह खो जाएगी या सड़क पर कोई उसे परेशान करेगा। उसे तो इस बात का डर था कि कहीं रंजीत किसी काम से उधर ना आ जाए अथवा वे घर ही जल्दी आ जाए। फिर भी वह उस कॉफी हाउस में घुस गई और कॉफी पीते हुए अपने अंदर साहस और आत्मविश्वास का महसूस किया था। ये जानते हुए भी कि रंजीत जल्दी नहीं आ सकता, वह जल्दी घर आ गई थी। पर उस दिन बहुत खुश थी। ये बात उसने विशाखा को अब बताई तो वह बोली, माँ, आपको इस तरह बाहर निकलते रहना चाहिए था और पापा के भय को अपने अंदर से निकालना चाहिए था। उनको पता लगता तो भी उनकी परवाह नहीं करनी थी। बेटा, उनके विरुद्ध जाने पर वे और बंदिशें लगाते और क्रोधित भी होते। जब तुम लोगों की मन व जरूरतों के लिए बोलती थी तब भी कितना शोर मचाते थे, और अगर मैं अपने मन का करती तो मेरी आफत ही आ जाती। नहीं, कहते निर्मला ने विशाखा की ओर देखा तो पाया उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए ममता भरे आंसू थे। फिर उसे निर्मला के कंधे पर हाथ रखकर बोली, माँ, अभी भी आपकी आंखों में डर भय आया है। ये बात करते हुए आपका चेहरा भय से पीला हो गया है, जबकि पापा अब नहीं है। जानती हो, आपने अपने डर को प्रेम का जामा पहना रखा था। ये सच है कि आप उनसे प्रेम करती थी, लेकिन जो प्रेम आपको अपने से करना था उसके चारों ओर आपने भय की मजबूत दीवारें बना ली थी, जिसे आपने अपने पति के प्रति श्रद्धा व सम्मान का नाम दिया था। इसीलिए आपने अपने सिवाय सबसे प्रेम किया। तभी जब हमारी खुशी की बात आती तब आप डरती रही, अपितु उनसे पूरी ताकत व तर्क शक्ति के साथ जूझती थी। वह भी बहुत नाराज होते पर बात मान जाते थे, चाहे बात हमारी पढ़ाई की हो या हमारे अंतर्जातीय विवाह की हो। जिस तरह आप हमारे लिए लड़ी, अपने लिए भी लड़ना चाहिए था। निर्मला विशाखा की बात सुनते हुए बोली, तुम लोगों की इच्छा व खुशी स्वीकार करने में उनकी हार नहीं थी, पर जब बात मेरी होती तो वे इसमें अपनी पराजय समझते, और जब आप विरोध करने लगते हैं तो सामने वाला आपको समझता नहीं है, अपितु वो आपके विरोध को पूरी ताकत से दबाता है। आप उसे प्रेम पूर्वक भी अपनी थोड़ी सी खुशी या अधिकार मांगते हैं तो उनके अहम को चोट पहुंचती है, और फिर उनके अहम से टकराकर क्या घर की शांति खत्म नहीं हो जाती है? अगर पति पत्नी दोनों ही अपनी अपनी खुशी देखने लगे तो परिवार को कैसे सुख मिलेगा? विशाखा तपाक से बोली, घर के सुख शांति की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी पर क्यों? फिर पहले डर जाना और अपनी खुशियों को अनदेखा करना तो बहुत गलत है। इन सब के बाद भी क्या हुआ? क्या उनका कोई बेटा उनके पास रहने को तैयार हुआ? क्या शांति थी? मैं आपको दोष नहीं देती माँ, पर ये अहंकारी पुरुष आपके डर का और आपकी रीतियों से चले आ रहे संस्कारों का लाभ उठाते हैं। जानती हो माँ, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे की इच्छा का सम्मान करते हैं वही घर वास्तव में सुखी रहते हैं। अपनी इच्छा व खुशी का स्वयं भी मान करना चाहिए, उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। अहंकार गलत है, पर अपना मान करना गलत नहीं है। निर्मला ने सवाल किया, क्यों? पुरुषों को पति विवाह निभाने के संस्कार मिलते हैं और पत्नी अड़ी और क्रोधित स्वभाव की हो सकती है तब? विशाखा बोली, सहना गलत है, वे स्त्री हो या पुरुष हो। फिर भी पुरुष सत्तात्मक समाज में ऐसे अहंकारी स्त्री की आलोचना होती है, जबकि पुरुषों के लिए माना जाता है कि वे तो ऐसे ही होते हैं। समाज उसकी अभी आलोचना कर सकता है पर तिरस्कार नहीं करता।
लेकिन ऐसे अहंकारी स्त्री को समाज के लिए हानिकारक माना जाता है। निर्मला विशाखा के तर्कों पर विचार करते हुए सोच रही थी कि उसने इस दृष्टि से कभी जीवन को देखा ही नहीं था। 1 वर्ष बाद रंजीत की बरसी पर फिर सब सम्मिलित हुए। इस 1 वर्ष में निर्मला का बदला हुआ स्वरूप मिला। साल में 1 बार वे पुलिस के पास और 1 बार सुमित के पास गई थी। बिल्कुल अकेले यात्रा करने की सलाह विशाखा ने ही दी थी। निर्मला ने गरीब लड़कियों को समर्थ करने का कार्यक्रम तो सफलतापूर्वक चलाया ही, इसके साथ उसने प्रत्येक आयु और वर्ग की महिलाओं के लिए क्लब खोला, जिसमें वे सब विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अपने से प्रेम करना और अपना मान करना भी सीखते थे। निर्मला अचंभित है कि आज के युग में भी अधिकांश लड़कियां अपनी खुशी और मान को अनदेखा करके घर में शांति बनाने की कोशिश में लगी हैं, जबकि वे उच्च शिक्षित व नौकरी पेशा भी हैं। नई पीढ़ी के लड़कों को अभी अपने अहम से जूझना पड़ रहा है। वे आधुनिकता और पुरातनता के बीच झूल रहे हैं। ये क्लब था, कोई महिलाओं की सामाजिक संस्था नहीं थी। यहाँ प्रत्येक सदस्य अपने अनुभव दूसरों को बताता और चर्चा होती, वह एक नई सोच तैयार होती थी। ये स्पष्ट था कि ये क्लब पुरुष विरोधी नहीं था। महिलाएं अपनी सोच पर कार्य करने के साथ पुरुषों की सोच पर विचार करती थी और कैसे अहंकारी और हठी पुरुषों के साथ व्यवहार किया जाए। साथ ही महिलाओं को भी अपने अहम और जिद पर विचार करना था, क्योंकि शिक्षित व स्वतंत्र अस्तित्व पाए प्राणी का अहम जल्दी आहत होता है। इस क्लब का विश्वास था कि समाज की उन्नति के लिए स्त्री व पुरुष दोनों के विचारों में बदलाव आवश्यक है। यह आवश्यक है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। यह नफरत की बातें नहीं की जाती थी, इसलिए प्रेम से कोई परहेज नहीं था, बशर्ते प्रेम का अर्थ अपने मान का त्याग करना ना हो। अपने को भी प्रेम करो व दूसरे के प्रेम का सम्मान करो। इस क्लब का यही उद्देश्य था। निर्मला खुश थी कि वे अपने जीवन के अनुभवों से नई पीढ़ी में एक नई सोच की पौध लगा रहे हैं। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको शिखा जी की कहानी? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा।